हिंदी साहित्य में आज सुनिए लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी इस घटिया होते समय में। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। घटिया होते होते पूरी तरह घटिया हो गया समय। धरती और आसमान के बीच शून्य में लटके हुए से सव्यसाची। दोपहर का वक्त। आज घर में हुए क्लेश के कारण वे कचहरी के काम में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। किसी तरह पेशी निपटा कर बाहर आए और हमेशा की तरह सेल फोन ऑन किया। जल्दी ही रिंग बजी। तब से लगा रहा हूँ, आपका सेल फोन बंद है। जज के सामने मोबाइल ऑफ रखना होता है। रमण और गणेश दत्त में मारपीट हो गई है। पड़ोसी ने आगे कितना और क्या कहा वे ठीक से सुन नहीं पाए, या सुन पाए लेकिन स्पष्टता समझ नहीं सके। उनका जो चेहरा हुआ, उनके मुवक्किल बिजपुरिया ने भाप लिया कि कुछ विलोम हुआ है। कुछ दिक्कत है वकील साहब? घर जाना पड़ेगा। वे बदहवासी में अपनी बाइक की ओर बढ़े। बिजपुरिया ने व्यवहार कुशलता दिखाई। मेरी कार में आइए, बाइक बाद में ले लेंगे। अरे हाँ। कार में बैठते हुए उन्हें लगा वे इतने निराश हैं कि सचमुच बाइक चलाने की स्थिति में नहीं हैं। घर के बाहर प्रायः 10-15 जन खड़े हैं, जिसमें पड़ोसी का परिवार और 7 साल की श्वेता का हाथ थामे विद्या, जिसे काम वाली बाई या सव्यसाची की रखेल या अघोषित स्वामिनी कहें, भी है। उस छोटे समूह से बचते हुए वे घर में प्रविष्ट हो गए। उनके साथ विद्या अग्रसर हुई। बाकी लोग मामले को पुलिस केस मानकर भीतर जाने में संकोच कर रहे थे। बिजपुरिया को भी भीतर जाना हस्तक्षेप की तरह लगा। आहट पाकर धुले वस्त्र पहने हुए गणेश दत्त सव्यसाची के सम्मुख आ गया। वो बहुत स्थिर संतुलित नहीं था, लेकिन ऐसा हड़बड़ाया हुआ भी नहीं था कि घटना की गंभीरता का अनुमान बनता। सव्यसाची ने पूछा, रमण कहाँ है? रमण के कारण बहुत चक्करलस हो गया। बाबू, इसके दिमाग का इलाज कराओ। रमण कहाँ है? मैं रमण को ना पीटता तो मुझे मार डालता। इसने मेरे रुपए छीन कर फाड़ डाले। ये देखो। गणेश दत्त ने पैंट की जेब से 500 के कुछ फटे नोट निकाले। रमण कहाँ है? उधर कमरे में। कमरे का भय और जुगुप्सा जगाता दृश्य उनसे देखा नहीं गया। विद्या की साड़ी जो कभी नीलमणि की थी से कुर्सी में बंधा अचेत रमण, बरमूडा से झांकते प्रहार से लुंज बुंज हुए पैर और सिर पर किए गए प्रहार से बूंद की शक्ल में रिश्ता रक्त। क्या से क्या हो गया? कुल जमा 4-6 घंटों में। आज ही दफ्तर जाते हुए उन्होंने कहा था, रमण तुम जैसे बागी लड़के के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। टूट गए। वे चीखना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, विचार शून्यता में अचेत हो जाना चाहते हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब वक्त मोहलत नहीं देता। रमण को अस्पताल ले जाना होगा। वे आनन फानन रमण का बंधन खोलने लगे। हिंसा की वाजिब वजह बताने के लिए या खुद को बचाने के लिए गणेश दत्त बोला, रमण का दिमाग खराब हो गया है बाबू, मैं क्या करता? मुझे भी गुस्सा आ गया। पुलिस केस बन सकता है और ये अविवेकी मुखर होकर बोल रहा है। वे अबूझ दशा में हैं, पर वकील बुद्धि को सचेत है। दिमाग रमण का नहीं, तुम्हारा खराब है। मुंह बंद रखो, समझे? वे बिजपुरिया की कार से अचेत रमण को नर्सिंग होम ले गए। मारपीट का संदिग्ध मामला देख नर्सिंग होम वालों ने असमर्थता दर्शा दी। वे रमण को जिला अस्पताल लाए। चिकित्सकों ने FIR दर्ज कराने को कहा। फिर आगे कहा, घुटनों की हड्डियां बुरी तरह टूट गई हैं। वे धैर्य खो रहे हैं। रमण की मानसिक दशा ठीक नहीं है। अब अपाहिज। 12वीं में 3रा साल है। उसकी असफलता पर वे चेतावनी देते थे, रमण तुम किसी लायक नहीं, पढ़ाई बंद करके गांव में खेती करो। गांव में गणेश दत्त रहने देगा? शिवदत्त ठीक कहता है, रमण तुम धोबी के कुत्ते हो, न घर के न घाट के। वे जानते हैं गांव में उनका और रमण का प्रवेश निषिद्ध है, लेकिन नहीं जानते थे कि अल्प शिक्षित जसोमती ऐसी ताकत दिखाएगी, या कि वो ताकत नहीं दिखा रही थी, उन्होंने हौसला छोड़ दिया था। वक्त हुआ। वे जसोमती को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वकालत में भाग्य आजमाते हुए शहर में अकेले रहते थे। सुबह के फूले की तरह जब कभी गांव जाते, इस आवागमन में शिवदत्त और गणेश दत्त के पिता बन गए। उन्हीं की तरह वकालत में भाग्य आजमा रही नीलमणि के साथ उनकी मृदुता हो गई। मृदुता की परिणति अदालती शादी के रूप में हुई। दद्दा अर्थात पिता तक विरुद्ध पता नहीं कैसे पहुंच गया। सव्यसाची दिनों तक गांव नहीं गए, और जब गए दद्दा ने द्वार पर छेंक अर्थात रोक लिया। मर गए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। खिला लेंगे बहू को, पढ़ा लेंगे शिव और गणेश को। दद्दा की प्रतिक्रिया को वे सामयिक उफान समझ रहे थे, लेकिन दद्दा अपलंक अर्थात कलंक न सह पाए।
हार्ट फेल अर्थात हार्ट फेल में चले गए। अब हम उठाएंगे हल्की मूठ, पढ़ा लेंगे शिव और गणेश को, कहकर जसोमती ने उफान को बैठने नहीं दिया। डिक्लेरेशन पर साइन कीजिए। हस्ताक्षर करते हुए उनकी उंगलियां काँप रही हैं। डॉक्टर साहब, रमण ठीक हो जाएगा ना? पूरी कोशिश करेंगे। स्ट्रेचर में गठरी की तरह पड़ा उनसे ऊंचे कद का 20 वर्षीय नौजवान रमण ऐसा कमज़ोर और थका लग रहा था जैसे देह से रक्त की अंतिम बूंद निथर गई है। चेहरा ऐसा स्याह और जर्द जैसे शापित नींद का बुरा सपना हो। पैरों की चीकट उंगलियां, फटी एड़ियां, धंसा पेट, लंबी देह को साधने में झुकते चले गए कंधे। कहाँ खो गया भरे कपोल, चमकीली आंखों, घुंघराले बालों वाला स्वस्थ बच्चा? वे देखते रह गए और स्ट्रेचर प्रश्न चिन्ह छोड़ता हुआ ऑपरेशन थिएटर की रहस्यमयी परतों में गुम हो गया। मणि ने रमण के जन्म पर कहा था, हमारे घर में रमण बड़े ठाठ से जन्मा है। जिसका जन्म अच्छा हो उसका जीवन भी अच्छा होता है। रमण का जीवन? नीलमणि का चित्त वकालत से अधिक रमण में लगने लगा था। उसकी रुचि धाराओं से अधिक रमण के कौतुक में हो गई और सव्यसाची ने मान लिया था स्त्री माँ बनकर ही पूर्ण होती है। वे 2 पुत्रों के पिता थे, लेकिन पितृभाव का अनिर्वचनीय आनंद रमण से मिला। रमण उनके साथ खाता, उनके पेट पर सो जाता, उनकी उंगली पकड़कर घूमने जाता। नीलमणि और उनकी कुल आय संतोषप्रद हो चली थी। किश्तों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में MIG बुक कर लिया। माफ़ीनामे के तौर आर्थिक मदद करने गांव गए, लेकिन जसोमती ने मदद स्वीकार नहीं की। वे अपराध बोध में। एक दिन शिवदत्त जरूर उनसे पैसे मांगने आ पहुंचा। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए उन्होंने शिवदत्त को मांग से अधिक राशि दी। शिवदत्त, तुम आए मुझे अच्छा लगा। गांव में जीवन नहीं बनेगा, तुम दोनों भाई यहाँ आकर पढ़ो। बाबू, अब हमारा चित्त पढ़ाई में नहीं लगेगा। खेती काश्तकारी में अम्मा के साथ लगे रहते हैं। गणेश दत्त को पढ़ाओ, उसका जीवन बन जाएगा। वे मानते थे जसोमती गणेश दत्त को नहीं आने देगी। गणेश दत्त झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखकर आ गया और उन्होंने संकल्प किया कि इसे आदमी बनाकर प्रायश्चित करेंगे। नीलमणि ने गणेश दत्त को खलल की तरह देखा। उनके समझाने पर समायोजन पर आई कि खाना, कपड़ा, फीस के एवज में रमण की देखभाल के लिए गणेश दत्त बुरा नहीं है। वो कचहरी चली जाती है। इधर इमरती अर्थात काम करने वाली बाई रमण का ध्यान नहीं रखती, तो गणेश दत्त इमरती पर भी दृष्टि रखेगा। नीलमणि ने रमण को जूते पहनाने, साइकिल सिखाने जैसे छोटे और बड़े काम के लिए गणेश दत्त को नियुक्त कर दिया। गणेश दत्त रमण के प्रति आत्मीय होना चाहता था, लेकिन रमण उसे अपने वस्त्र, खिलौने, किताबें, साइकिल, अन्य वस्तुएं छूने न देता। गणेश दत्त को लगता बाबू इस घर के चुप्पा राजा हैं, नीलमणि मुखर रानी है, रमण घमंडी राजकुमार है जो कभी बाबू से कभी नीलमणि से उसकी शिकायत करता है, और वो खुद रमण का कृत दास है। अम्मा की याद, रमण का दुर्व्यवहार, नीलमणि का पक्षपात, सव्यसाची का निर्लिप्त भाव। गणेश दत्त पैसे मांगने आए शिवदत्त को खींचकर अपने छोटे कमरे में ले गया। भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वकीलिन सताती है। अम्मा हमको यहाँ नहीं भेज रही थी, तुम नहीं माने। वकीलिन से खूब बहस करो, डरते काहे हो? अम्मा खून के आंसू रोती है और वकीलिन यहाँ मजलखा अर्थात मजा मार रही है। सुनो गणेश, कुछ तकलीफ है तो सह लो, पढ़ो। दरोगा वरोगा बन जाओगे तो बुढ़ाईदार अर्थात बुढ़ापे में अम्मा थोड़ा शांति पालेंगी। दरवाजे पर कान लगाकर खुफिया विधि से नीलमणि ने जो आधा अधूरा सुना सव्यसाची को कह सुनाया। वे दोनों मुझे वकीलिन कहते हैं, लेकिन तुम कहते हो मैं इन्हें अपनी औलाद मानूं? जो जानती तुम्हारे 2 लड़के हैं तुमसे शादी न करती। मेरी मति मारी गई थी। गणेश दत्त ने माहौल बिगाड़ डाला है। रमण से ईर्ष्या, देश, लड़ाई झगड़ा। गणेश दत्त ने स्पष्ट कहा, रमण मुझसे छोटा है पर हुक्म चलाता है। आप पक्षपात करती हो, ये भी बताओ बाबू को। जवाब देता है जंगली, देखते हो। मैं जंगली और आप? सव्यसाची प्रतिक्रिया देते इसके पूर्व रमण ने उचक कर गणेश दत्त के कॉलर पकड़ ली। मेरी मम्मी से लड़ते हो? कॉलर पकड़ना मानो रणभेरी बजना। राख में दबी चिंगारी जो आज इस तरह धधकी कि रमण जीवन मृत्यु का फासला तय करते हुए ऑपरेशन टेबल पर पड़ा है। सूचना पाकर परिचित जन अस्पताल पहुंच रहे हैं। बिजपुरिया अचरज, खेद, व्यथा जैसे भाव में धीमे स्वर में बार बार दोहराकर लोगों की प्रचंड जिज्ञासा को शांत कर रहा है। उन्हें लोग अचरज, खेद, व्यथा से देखते हैं, पर उनसे कुछ कहते पूछते नहीं हैं। वे कुछ कहने बताने की स्थिति में सचमुच नहीं हैं। गणेश दत्त पर उन्हें क्रोध आ रहा है, पर वैसा नहीं जैसा आना चाहिए। शिक्षा पूरी कर लेता तो ढर्रा पकड़ लेता। कस्बाई राजनीति में बर्बाद होता हुआ नेताओं के पंडाल और मंच व्यवस्था में लगा रहता है।
नीलमणि का अनशन गणेश दत्त की बैरंग वापसी पर टूटा था। उन्हें अनुचित लगा था, लेकिन विकल्प नहीं था। वे संयत ठहराव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन न स्वर्ग न नरक, कर्मदंड इसी धरा पर मिल जाता है। नीलमणि उनके जीवन में वायु वेग जैसी तेजी से आई थी, कार एक्सीडेंट में उसी तेजी से चली गई। बिन घरनी घर भूत का डेरा। वे भूत के डेरे में सिसकते बिलखते कक्षा 5 के विद्यार्थी रमण को एकाग्रता दें कि वकालत पर एकाग्र हों। ठीक ठीक नहीं कह सकते किस अस्थिरता, अनिश्चय, अरज, अनुनय में रमण को लेकर गांव पहुंचे थे। जसोमती प्रकट नहीं हुई। गणेश दत्त संगी साथियों के साथ रमण को चिढ़ाता रहा। शिवदत्त ने जरूर रात भर के लिए खाने और सोने का काम चलाऊ प्रबंध कर दिया था। वे पुनः बिन घरनी वाले भूत के डेरे में। इमरती ने स्थिति का पूरा लाभ लेते हुए गृहस्थी और रमण की देखरेख के लिए गांव से अपनी विधवा भतीजी विद्या को बुलाकर भूत के डेरे में स्थापित कर दिया। सांवली, वाचाल, 30-32 बसंत व्यतीत कर चुकी विद्या रमण का जी बहलाते बहलाते सवे सांची का जी बहलाने लगी। जी बहलाते बहलाते नीलमणि की साड़ियाँ पहनने लगी। रमण ने आपत्ति की, विद्या, मेरी मम्मी की साड़ी पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साहब से पूछ कर पहने हैं। रमण आगे के कमरे में फाइल देख रहे सवे सांची के पास गया। पापा, विद्या यहाँ नहीं रहेगी, मैं और आप रहेंगे। खाना कौन बनाएगा और दिन भर तुम अकेले कैसे रहोगे? खाना होटल से आएगा और मैं अपनी केयर कर लूँगा। थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर विद्या को हटा दूँगा। उन्होंने बच्चे को बहला दिया था। विद्या ने रमण को नफरत से देखा। वह ऐसे उपजाऊ ठिकाने पर सुनियोजित कब्जा जमाने के लक्ष्य रखती है और ये पातकी उसे बर्खास्त करना चाहता है। 6 माह के गर्भ की सूचना देते हुए वो जालसाज लग रही थी। सवे सांची की चीख निकल गई। अब बता रही हो? मुझे लगा आप समझ गए होंगे। अस्पताल जाकर ख़त्म करो। मैं जीव हत्या नहीं करूँगी। इमरती क्या कहेगी? कह चुकी है मेरी सूरत नहीं देखेगी, और बोली है रात में मेरे घर बसने ना आना, मेरी लड़कियां गलत रंग ढंग सीखेंगी। विद्या दिन भर काम कर खा पी कर रात में इमरती के घर चली जाती थी। कहाँ रहोगी? आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। बच्चा जन्मेगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग नहीं जानते मैं विधवा हूँ कि क्या हूँ। बता दूँगी, आदमी गांव में खेती करता है। उनका ध्यान उसके रूप श्रृंगार पर गया। जब आई थी सजधज के कारण विधवा नहीं लगती थी, अब तो पुष्ट दाना खाकर अच्छा पहन ओढ़कर काफ़ी निखर गई है। सामाजिक भय से सवे सांची सफ़ेद पड़ गए। लोग बेवकूफ़ नहीं है विद्या, ये आपको पहले सोचना था। आपकी मर्जी नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपकी औलाद आपके हवाले कर गाँव लौट जाऊँगी। उन्हें लगा वे अपने बुने जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। विद्या ने आत्मविश्वास के साथ पीछे के कमरे में डेरा जमा लिया और वे विवश रहे। विद्या की पुत्री श्वेता का जन्म। रमण की स्थिति राजकुमार से प्यादे की हो गई। स्वर्णिम बचपन राख के ढेर में बदल गया। घर अपरिचित लगने लगा। पापा वो नहीं रहे थे जो थे। पदवी बनाते बनाते विद्या घर में सत्ता जमाने लगी। सुगंधित पाउडर से महकते रमण की देह में मैल, कपड़ों में मैल, तुरपाई उगड़ती हुई, बटन टूटते गए। उसे गंदी यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देख सवे सांची बोले, रमण तुम बड़े हो गए हो, साफ सफाई से रहा करो, मन खुश रहता है और सबक जल्दी याद होता है। तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ रहा है, पहले अव्वल लाते थे। मैं अव्वल लाऊंगा पापा, आप विद्या और श्वेता को भगा दो। घर कौन संभालेगा, समझा करो। आप भी समझो पापा, बहुत बोलने लगे हो। ठीक है, नहीं बोलूँगा। रमण और उनका संवाद कम होने लगा। रमण अपनी समस्या का समाधान अपने स्तर पर करते हुए विद्रोही बल्कि हिंसक होता गया। मौका ताड़ कर श्वेता को बोरी की तरह घसीट कर गिरा लुढ़का देता, पीट देता, उसके सिर में चींटे पकड़ कर डाल देता, विद्या की साड़ियों में ब्लेड चला देता। विद्या ने सवे सांची से गुहार लगाई, रमण श्वेता को मार डालेगा। उन्होंने रमण को चेतावनी देना जरूरी समझा। रमण, तुम्हें गाँव भेज दूंगा। इस घर में मैं नहीं रहना चाहता। रमण का उच्चाटन। शिवदत्त मानो मुक्तिदाता बनकर सवे सांची से पैसे मांगना आ पहुंचा। माहौल तजवीजते हुए शिवदत्त ने तुरुप चाल चली। रमण, बाबू ने जब तुम्हारी मम्मी से ब्याह किया तो हमें इतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी होशियार मैडम थी। पर इस बाई को घर में बिठाकर बाबू ने पुरखे ताड़ दिए हैं। तुम्हें इतना मानते थे, अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनते। तुम धोबी के कुत्ते हो गए हो, न घर के न घाट के। भैया, मैं तुम्हारे साथ गांव में रहूँगा। गांव में पढ़ नहीं पाओगे। सुनो, खूब पढ़ो, पढ़कर दरोगा वरोगा बन जाओ और इस बाई को जेल में ठूंस दो। बाबू कुछ कहें तो इन्हें भी सीधा करो।
हम तो इनका कुछ बिगाड़ ना पाए। सुनो, तुम्हारी मम्मी के कारण बाबू ने हम लोगों को तिलाक दिया, अर्थात त्याग दिया। बाई के कारण तुमको तिलाक देंगे। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ठीक है रमण, मेरे साथ गांव चलो, कुछ दिन रह लोगे तो चित्त शांत हो जाएगा। शिवदत्त के साथ रमण को जाते देख सव्यसाची ने आपत्ति की। शिवदत्त, रमण गांव में परेशान हो जाएगा। यहाँ नहीं होता है बाबू, तुमने इसकी क्या दुर्दशा कर दी। पान के पत्ते की तरह फेरते थे। ये विचित्र व्यवहार करने लगा है। घर में विचित्र देखेगा तो विचित्र व्यवहार ही करेगा। चलो रमण। शिवदत्त के साथ चला जा रहा रमण उन्हें निर्दोष निरीह लगा। भीतर हुक उठी कि रमण को पुकार लें, विद्या को झूठा पकड़कर निकाल फेंकें, पर स्थितियों का दबाव इतना सघन था कि वे कुछ भी करने लायक नहीं रह गए थे। धोबी का कुत्ता रमण, घर में विद्या का व्यवधान, गांव में जसोमती की जिरह जंग और गणेश दत्त की गुंडई। शिवदत्त ने किसी प्रकार 4 दिन रमण की हिफाजत की। 5वें दिन उसे उसके घर पहुंचा दिया। रमण अत्यंत लज्जित था। यहाँ न लौटने का संकल्प किया था, लेकिन कहीं आश्रय नहीं। विद्या बाज ना आती। ऐंठ कर गए थे, काहे लौट आए। श्वेता को पीटने आया हूँ। उसने श्वेता को पीट दिया। सव्यसाची फैसले पर पहुँचे। रमण, तुम हॉस्टल जाओगे। पापा, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, आप विद्या और श्वेता को भगा दो। हॉस्टल में रहोगे तो सुधर जाओगे। मैं नहीं जाऊँगा, इस घर से विद्या जाएगी। वे भी चाहते थे विद्या उनके घर, उनके जीवन, उनकी स्मृति से निकल जाए। जब भी उसे सेवा मुक्त करने का इरादा बनाते वो तत्परता से कह देती, सुनीता की जिम्मेदारी लीजिए, मैं गांव लौट जाऊंगी। नहीं लेते हैं तो मुझे थाना कचहरी में फरियाद करनी पड़ेगी। इस वातावरण में रमण का कुछ नहीं बनेगा। बाहर रहकर पढ़ेगा तो अपना जीवन बना लेगा। पैदाइशी नगर छोड़ते हुए रमण ने नीलमणि को बहुत याद किया। उन सुखों को याद किया जो नीलमणि की छत्र छाया में उसे मिलते थे। याद किया और छल छलाकर रोया। आंसू पोंछते हुए मान लिया पापा उसके लिए मर गए। लेकिन पापा से मुक्त होना आसान नहीं था। विद्या नीलमणि की कीमती साड़ियाँ पहनती होगी। पापा श्वेता के लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, खिलौने लाते होंगे। जैसा विचार उसे उद्विग्न अविष्ट कर देता। इसी उद्विग्नता से उसने अपने रूममेट की पिटाई कर दी कि रूममेट ने उसके पेन का उपयोग किया था। फिर तो मारपीट करना उसकी आदत बन गई। कभी पीटता, कभी पिट जाता। वार्डन ने बार बार चेतावनी दी। अंततः सव्यसाची को बुलवाया। सव्यसाची जी, रमण के भीतर कोई विकार या ग्रंथि है, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। वे अबूझ भाव में जिद्दी है, जहाँ रहता है सबको परेशान करता है। इसे ले जाएं, कोई बड़ी वारदात हो जाए तो छात्रावास की छवि खराब होगी। रमण का जीवन भूल भुलैया। गांव में प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ विद्या की सत्ता महत्ता। वो हर कहीं अधिकार विहीना, हर कहीं बोझ। सोचता और रोता। नीलमणि याद आती। एल्बम निकाल लेता। नीलमणि की तस्वीर के सम्मुख आहत करता। मम्मी, मैं पढ़ूंगा, दरोगा बनूंगा। विद्या, श्वेता, गणेश दत्त, पापा को जेल भेज दूंगा। आहत को खंडित करता विद्या का कर्कश स्वर। 2 दिन से गेहूं पिसाने को कह रही हूँ, ये फोटो वाली अम्मा पिसाएगी। मम्मी की इंसल्ट ना कर विद्या। मम्मी तो मर गई, तुझे भी साथ ले जाती तो मेरा तल्ला छूटता। विद्या अब मुखर हो गई थी। मम्मी मर गई, अब तू और तेरी चूहिया मरेगी। दोनों का गला दबाकर बड़े नाले में फेंक दूंगा। रमण झपट कर जिस मुद्रा में खड़ा हुआ, विद्या को लगा आज उसका गला रमण के शिकंजे में आकर रहेगा। वो तेजी से पलटी और बाहरी बरामदे में बैठ गई। सव्यसाची से जैसा भी हिंसक बयान किया हो, उन्होंने सुबह रमण को अपने पास बुलाकर उसका पक्ष सुने बिना सीधे कहा, रमण, किसी का गला घोटने का मतलब जानते हो? विद्या कहती है तेरी मम्मी मर गई है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मम्मी क्या मरी, आप भी मुझसे नफरत करने लगे हो? मैं सबको मार डालूंगा। रमण चीख मार कर रोया, फिर अपने कपोलों पर तमाचे मारने लगा। आत्म प्रताड़ना, निराशा की वो अंतिम हद होती है जब व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। वे रमण का सर्वाधिक विभत्स रूप देख रहे थे। बहुत चिंतित होकर उन्होंने रमण को थाम लिया। पागल हो गए हो? हो गया हूँ। उनकी पकड़ से छूटकर रमण स्नान गृह में नल की धार के नीचे देर तक बैठा रहा, सिसकता रहा। पूरी तरह विचार शून्य होकर उन्होंने विद्या को पीटा। विद्या ऊंचे स्वर में रोई। वे रमण को मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने मृदुता दिखाई, फिर भी रमण उत्तेजित हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, पापा का ट्रीटमेंट कीजिए, इनका दिमाग खराब है। घर में एक बाई बैठा ली है जो कहती है कि मैं मर जाऊं तो उसका तल्ला छूटे, मैं उसका और उसके चूहिया का गला दबा दूंगा। चिकित्सक रमण की पीठ थपकते हुए बोले,
रमण, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पापा को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तुम अच्छे लड़के हो। तुम्हें छोटी सी एडवाइस दूंगा। अच्छी बातें सोचो और टाइम टेबल बनाकर अपना काम ठीक वक्त पर करो, ठीक है ना? और हाँ सव्यसाची जी, आप कल आकर मुझसे मिलें। आपकी क्लास लूँगा, ठीक है ना रमण? गुड आइडिया। रमण ने सव्यसाची को इस तरह देखा मानो उसने उन्हें ज़बरदस्त पटकनी दी है। दूसरे दिन चिकित्सक ने सव्यसाची से खुलकर बात की और कहा, सव्यसाची जी, आपने जो कुछ बताया उससे लगता है कि रमण सताया हुआ है। अनुकूल परिस्थिति ना मिले तो बच्चे संकोची हो जाते हैं या विद्रोही। रमण खुद को असुरक्षित और उपेक्षित पाता है। उसे उपचार की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। मैं जो भी कहता हूँ वो विपरीत बोलता है। उसे विश्वास में लीजिए। वो मुझ पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो हर स्थिति परिस्थिति के लिए आपको जिम्मेदार मानता है। उसके भीतर गुस्सा, नफरत, डर भरता गया है। आप उसे नहीं संभालेंगे तो मालूम नहीं अंजाम क्या होगा। आत्मविवेचन। उन्होंने माना रमण के साथ ज्यादती हुई है। शिद्दत से लगा उनके सारे फैसले गलत रहे। पाने की कोशिश में खोते गए। रमण के साथ नई शुरुआत करनी होगी। शांति और धैर्य से उसे संतुलित करना होगा। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहे थे। रमण चुनौती दे रहा था। रविवार की दोपहर जब वे नींद में थे, रमण उनकी बाइक लेकर शहर घूमने निकल पड़ा। टारगेट पूरा करना था। यातायात पुलिस तेजी से चालान कर रही थी। रमण 18 का नहीं हुआ था, अतः उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना था। लाल बत्ती चौराहे पर पुलिस ने रमण को रोककर लाइसेंस मांगा। उसके पास नहीं था। उधर खड़े हो जाओ। सिपाही ने जिस ओर संकेत किया वहाँ कुछ और लोग खड़े थे। रमण किसी धुन में था। स्टूडेंट हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं है। ये 50 का नोट है, लीजिए और जाने दीजिए। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, जेल जाओगे, समझे? सर, मोबाइल है? अपने बाप को बुलाओ। रमण सव्यसाची को बुलाना नहीं चाहता था, पर विकल्प नहीं था। कॉल रिसीव करते हुए वे क्रोध, उत्तेजना, आवेश में जड़ हो गए। रमण ने बाइक कब और कैसे सीखी? वे रिक्शे से लाल बत्ती चौराहा पहुंचे। पुलिस ने पैसे वसूले और गैर जिम्मेदार पिता होने के कारण उन्हें फटकारा। वे रमण को पीछे बैठाकर घर आए और तेज सांस लेते हुए कुर्सी में ढह गए। रमण, तुम एक्सीडेंट करते और हड्डी पसली तोड़वा लेते। रमण के हाव भाव में बेफिक्री। मुझे साइकिल में शर्म आती है, बाइक चाहिए। 18 के नहीं हुए हो। तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए मैं पैसे बेकार नहीं करूँगा। मम्मी भी वकालत करती थी, उनका पैसा कहाँ गया? उस पैसे से मैं बाइक लूँगा। तुम्हारा एक ही इलाज है, हॉकी स्टिक से पीटा जाए। आपका क्या इलाज है? घर में बाई बैठा रखी है। शिवदत्त रमण के सेलफोन पर संपर्क बनाए रखता था। रमण शिवदत्त को हमदर्द मानता था और उसकी बातों को संवाद के रूप में दोहराकर सव्यसाची और विद्या को समय समय पर हताहत करता रहता था। तुम जानवर हो, आपने बना दिया है। जो भी कहेंगे पलटवार ही करेगा। उन्हें खुद पर करुणा हुई। गांव में कभी ऐसे रौब-दौब वाले थे कि अम्मा बाबू सहित घर के सभी सदस्य उतना ही बोलते थे जितना वे पूछते थे। उन्हें पानी की ज़रूरत होगी सोचकर या माहौल में सुधार लाने के लिए श्वेता अपनी अबोधता में उनके लिए पानी ले आई। उन्होंने गिलास पकड़ा और पानी श्वेता पर फेंक दिया। भीगी फ्रॉक देख श्वेता अवाक हुई। वे सहम कर दूसरे कमरे में भाग गई। लेकिन आज की घटना से वे अवाक और सहमे हुए हैं। कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस से जूझते हुए उनकी उम्र हो चली है, लेकिन मामले की जांच करने अस्पताल आ पहुंचे इंस्पेक्टर को इस तरह देख रहे हैं जैसे खाकी वर्दी को समीप से पहले नहीं देखा। इंस्पेक्टर कुछ पूछता, इसके पूर्व वे विचार शून्यता या अनिश्चय या वकील वाली चतुराई में कहने लगे, रमण का ऑपरेशन चल रहा है। उसका कुछ लड़कों से विवाद था। लड़के खाली घर में घुस आए और उसे कुर्सी से बांधकर मारने। इंस्पेक्टर ने उन्हें देखा जैसे कितने नासमझ को देख रहा है। गणेश दत्त पकड़ा जा चुका है, उसने सच बता दिया है, लेकिन आप कहानी बना रहे हैं। गणेश दत्त थाने में है? जी हाँ, रमण का ऑपरेशन चल रहा है। गणेश दत्त थाने में? मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, आप समझ सकते हैं। उन्होंने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। समझता हूँ, लेकिन वकील साहब, हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। कैसे विरोधी हो जाती हैं स्थितियाँ और कितना विवश हो जाता है मनुष्य। वे कल शाम कचहरी से जब घर पहुँचे, गणेश दत्त आया हुआ था। वो घर की वाजिब ज़रूरतों के नाम पर पैसे मांगने गांव से आता रहता है। उनका मानना है वो ज़रूरतों पर कम, राजनीति में अधिक पैसा फूंकता है। वे कभी देते कभी नहीं देते थे। उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ गणेश दत्त? बाबू, शिवदत्त भाई ने भैंस खरीदी है, 15,000 मंगाए हैं। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
घर का खर्च मुश्किल से चलता है बाबू, भैंस का दूध बेचेंगे तो कुछ आमदनी होगी। देखता हूँ। वे गणेश दत्त की भरपूर उपेक्षा कर शयन कक्ष में चले गए। एकाएक लगा रमण के कमरे में तेज संगीत बज रहा है। वे शयन कक्ष से रमण के कमरे में आए। रमण, ये म्यूजिक सिस्टम कहाँ से लाए? मून एंटरप्राइजेस से, उधार। आपसे कहा मुझे म्यूजिक सिस्टम चाहिए, आपने कहा पैसे नहीं हैं, आपका नाम बता आया हूँ, पेमेंट कर देना। नवीन वस्तु की नवीनता पर मुग्ध होते हुए रमण थिरक रहा था। उधार? मेरी बदनामी होती है। तुम्हारे पास टेप रिकॉर्डर है ना? उसे मैं एक्सचेंज ऑफर में दे आया हूँ, म्यूजिक सिस्टम में एडजस्ट हो जाएगा। रमण की बेवकूफ़ियाँ और गणेश दत्त की बढ़ती ज़रूरतें। वे झटके से रमण के कमरे से निकले और गणेश दत्त के सामने जा खड़े हुए। कहने का अर्थ नहीं था, लेकिन कहा, जिसे देखो उसे पैसे चाहिए। वकालत ऐसी नहीं चलती कि सबका प्रबंध करता रहूं। गणेश दत्त, कुछ काम धंधा करो, राजनीति में आवारा बने भागते हो। मेरा बीए अधूरा रह गया बाबू, मुझे कौन काम देगा? मैं जमुना भैया अर्थात क्षेत्र के विधायक का खास आदमी हूँ। यदि कभी उनकी तरह विधायक बन गया तो वारा न्यारा हो जाएगा। गणेश दत्त इस तरह आसमानी बातें कर रहा था जैसे वो चतुर सुजान और वे मंदबुद्धि हैं। सुबह बातें करेंगे। रमण देर रात तक तेज संगीत सुनता रहा। तेज संगीत और तमाम दबाव, वे सो नहीं पाए। सुबह सिर भारी था। गणेश दत्त ने दोहराया, बाबू पैसे, भैंस वाला रोज तगादा करता है, आज ही गांव लौटना है। समस्या का त्वरित निदान, पैसा। उन्होंने ऑफिस बैग से 10,000, रबर बैंड में बंधे 500 के 20 नोट निकाले। इतना ही है गणेश दत्त, अपने खर्चे कम करो। रमण की खुफिया नज़र लेन देन पर। अचानक अवतरित होकर गणेश दत्त के हाथ से उसने रुपए छीन लिए। गणेश दत्त लूट मचाए हैं। आप कहते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? पापा, इन रुपयों से उधार चुका दूंगा मैं। वे निशस्त्र। रमण, पैसे गणेश दत्त को दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। गणेश दत्त रुपए छीनने लगा। रमनवा, तू जब से पैदा हुआ है हमारा हक छीनता रहा। रमण और गणेश दत्त दो उन्मत्त साण। सव्यसाची परिश्रम पूर्वक चिल्लाते रहे। दोनों को अलग करने के लिए समीप गए और संघात से छिटक कर पीठ के बल गिरे। रसोई में खुद को निरापद रखे हुए विद्या का साहस न था उस आतंकप्रद दृश्य में जाकर उन्हें सहारा देकर उठाए। वे सोफे के हत्थे का सहारा लेकर उठे। कोने में रखी हॉकी स्टिक पर नज़र पड़ी। कभी रमण के लिए खरीदी थी। संघर्ष रोकने के लिए उन्होंने हॉकी स्टिक उठा ली। दोनों में किसी को लक्ष्य बनाकर नहीं मारना चाहते थे, मारना चाहते ही नहीं थे, लेकिन ललकार और धमकी का दोनों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने हॉकी स्टिक हवा में लहरा दी। जद में आए रमण की पीठ पर भरपूर वार हुआ। उसने बिलबिलाकर उनके स्तब्ध हाथों से हॉकी स्टिक छीनकर एक और फेंक दी। झगड़े की जड़ आप हो पापा। ना आप मेरी मम्मी से शादी करते, ना मैं पैदा होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कोई बताए ये आपका सच है। रमण, तुम पागल हो गए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। तोड़ दो, मर जाऊं तो आपको चैन मिले, मुझे मुक्ति। तुम सचमुच पागल। वे रमण को मारने के लिए उद्धत। रमण ने उनकी कलाई जकड़ ली। बिल्कुल नहीं। रमण की पकड़ बहुत दृढ़ नहीं थी। वे खुद को दुर्बल पा रहे थे। कलाई छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। रमण ने उनकी कलाई झटक कर छोड़ी और अपने कमरे में चला गया। वे अवश, अशक्त, निराश, निसहाय, हतबुद्धि, हतबल। कचहरी जाने का साहस नहीं हो रहा था, लेकिन बिजपुरिया की पेशी होनी थी। कचहरी जाते हुए वे बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन नहीं सोच पाए थे। रुपयों के लिए रमण और गणेश दत्त में खूनी संघर्ष होगा। रमण गणेश दत्त के रुपए फाड़ेगा। पूरी तरह बेकाबू होकर गणेश दत्त रमण पर हॉकी स्टिक से कई प्रहार करेगा। उसे घसीटकर कुर्सी में बैठाएगा। वहीं पड़ी विद्या की साड़ी जो कभी नीलमणि की थी से कुर्सी में बांधेगा। सिर और पैरों में तब तक मारेगा जब तक रमण की चीखें अचेत न हो जाएं। विद्या श्वेता को लेकर पड़ोस में जाएगी। पड़ोसी उन्हें सूचित करेगा और ही इज़ नो मोर, चिकित्सक ने कहा। उन्हें सुनाई दिया, मर जाऊं तो आपको चैन मिले, मुझे मुक्ति। कुल 20 वर्ष। ये उम्र मुक्त होने की नहीं है। चीखने शोर मचाने वाला नौजवान खामोश नहीं हो सकता। ठीक से जांच कीजिए डॉक्टर साहब। रमण नहीं रहा। चिकित्सक ने अपने वाक्य का हिंदी अनुवाद कर दिया। दद्दा, जसोमती, शिवदत्त, गणेश दत्त, नीलमणि, रमण, विद्या, श्वेता, सारे चेहरे उनके जहन में मानो एक साथ घुस आए हैं। उन्हें शिद्दत से लगा उनके भीतर दद्दा के लिए आदर, जसोमती के लिए करुणा, शिवदत्त गणेश दत्त के लिए चिंता, नीलमणि के लिए पछतावा, रमण के लिए प्यार, विद्या के लिए क्षोभ, श्वेता के लिए सहानुभूति हमेशा रही है, अब भी है।
उनके गलत फैसलों ने उन्हें पंगु बना दिया और वे किसी सदस्य तक अपनी भावना नहीं पहुंचा सके। आज खत्म हो गई सारी भावनाएं, सारे प्रयास, खेल खत्म। ऐसा खेल जहां प्रत्येक दल के प्रत्येक खिलाड़ी को हारना है, सिर्फ हारना। उन्होंने आंखों पर रुमाल रख लिया। सैलाब बन गए आंसू छोटे रुमाल पे नहीं समा रहे हैं। अब कुछ नहीं चाहते, लेकिन अभागे पुत्र की करुण मृत्यु पर इत्मीनान से रोना चाहते हैं। इत्मीनान उनके नसीब में नहीं। इधर चिकित्सालय की औपचारिकताएं, उधर लॉकअप में गणेश दत्त। इत्मीनान उनके नसीब में नहीं। इधर चिकित्सालय की औपचारिकताएं, उधर लॉकअप में गणेश दत्त। औपचारिकताएं पूरी कर आत्मविस्मृत में थाने पहुंचे। मुवक्किलों के पक्ष में उन्होंने निरंतर झूठ बोला है, झूठी ठोस कहानी बनाई है। आज झूठ बोलते हुए असफल हो रहे हैं। मैं कोर्ट में था, विद्या श्वेता को लेकर पड़ोस में गई थी। खुले घर में अज्ञात लड़के घुस आए और रमण के साथ मारपीट की। गणेश दत्त बाजार से लौटा, उसे देख लड़के भाग निकले। गणेश दत्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्हें लगा ये इंस्पेक्टर नहीं, यम बोल रहा है। यम की नज़र रमण के बाद अब गणेश दत्त पर है। घबरा गया है। 2 शादियां, 1 रखैल और अब सफ़ेद झूठ। वकील साहब, आपकी आत्मा ने कभी आपको धिक्कारा नहीं? उन्हें लगा इंस्पेक्टर भद्दी गाली दे रहा है, लेकिन हताश मनुष्य याचना ही कर सकता है। रमण रहा नहीं। गणेश दत्त थाने में सर कुचले देकर, गणेश, आप लोग ही कहते हैं पुलिस पैसा खाती है, अपराधी छूट जाते हैं। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों का पानी उतारा है। वे गणेश दत्त के बचाव में क्या कहें? उन्होंने बहुत मुकदमे जीते हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें कोई धारा, कोई अनुच्छेद याद नहीं आ रहा है। रमण का शव अस्पताल में, गणेश दत्त लॉकअप में। घटिया होते होते पूरी तरह घटिया हो गया समय। धरती और आसमान के बीच शून्य में कहीं लटके हुए से सव्यसाची। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी इस घटिया होते समय में। मन को दुखी और उद्वेलित करने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।